वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें तो आपके सामने फिगर है बैक्टीरिया की, ये कैसा दिखता है। तो इसे ध्यान से देखिए, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इस डायग्राम को आप एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। ये टेल लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजेलम बोलेंगे। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स है, ये पाइलस है, ये फिम्ब्रिय है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम है, ये न्यूक्लियोइड है, ये मिजोसोम है, ये प्लाज्मिड है, ये मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल है और उसके नीचे मैग्नेटोसोम्स। तो अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए कि कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और धीरे धीरे हम इसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या। तो शुरुआत करते हैं। जो बैक्टीरियल सेल के बारे में अगर बात करें तो अभी हमने दो टर्म्स सुनी थी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मेनली आपके बैक्टीरिया मोनेरा आता है। यूकैरियोट्स में आपका हायर क्लासिफिकेशन एनिमले, प्लांटे, फंजाई वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये भी कहा जाता है कि यूकैरियोट्स जो आए हैं वो बेसिकली कहाँ से आए हैं, प्रोकैरियोट्स से। ठीक है, बैक्टीरिया जो हो गए ये, इनमें इन्होंने खुद में इतनी मॉडिफिकेशन करी ड्यूरिंग एवोल्यूशन कि ये यूकैरियोट्स में बदल गए। ये एक थ्योरी थी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। कई जगह कहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं और कहीं एग्री भी नहीं करते हैं, मगर ये माना जाता है कि जो यूकैरियोट्स कहाँ से आए हुए, बेसिकली वो प्रोकैरियोट्स से ही आए हुए हैं। ठीक है, तो आप सबको पहले भी मैंने बताया था, आप सबको मैंने पहले बताया था इसके बारे में कि जो बैक्टीरिया में आप ये देख रहे हैं ये जेनेटिक मटेरियल है। बेसिकली ये अंदर कोइल्ड फॉर्म में है ना, ये जेनेटिक मटेरियल है। और जब जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम्स हैं जब ये कवर्ड नहीं है मेम्ब्रेन से, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तब उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो इनका एवरेज साइज आपको डायमीटर बताया था 0.1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर में, और 0.1 से 5 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। ठीक है, इनके डिफरेंट पार्ट मैंने अभी आपको बताए थे अच्छी तरीके से, अभी भी एक बार विजुलाइज कर लीजिए। इसमें आपके फ्लैजुलम है, ग्लाइकोकैलिक्स हैं, पाइलस हैं, फिम्ब्री हैं, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, मिजोसोम्स, प्लाज्मिड, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स और मैग्नेटोसोम्स। तो इन सब को हम डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके, ये चीज़ें हैं क्या। उसके बाद सबसे पहले हम करते हैं डिस्कस फ्लैजेला। फ्लैजेला बैक्टीरिया में रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो इसमें भी फ्लैजेला डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस वक्त अलग अलग टाइप के फ्लैजेला है। मान लीजिए ए ट्राइकस क्या है, जब बैक्टीरिया के पास कोई भी फ्लैजेला नहीं है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ए ट्राइकस। उसके बाद मोनोट्राइकस, वो कंडीशन हुई जहाँ पे एक साइड में सिंगल फ्लैजेला हुआ। उसके बाद एम्फीट्राइकस, वो कंडीशन हुई जब बैक्टीरिया के दो एंड पर सिंगल सिंगल फ्लैजेला है। उसके बाद एक कंडीशन हुई लोफोट्राइकस, जब बंच ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट एट बोथ ऑफ साइड। ठीक है, बोथ हैंड पे बंच ऑफ फ्लैजेला है। ठीक है, उसके बाद एक आती है सेफेलोट्राइकस। सेफेलोट्राइकस मतलब बहुत सारे बंच सिर्फ एक साइड पर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक साइड पर फ्लैजेला है, बंच। ठीक है, और उसके बाद एक होता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस फ्लैजेला मतलब कि पूरी बॉडी पर फ्लैजेला ही फ्लैजेला है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनमें कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे सामने लिखी हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके फ्लैजेला के बारे में। ठीक है, फ्लैजेला की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। तो बॉडी स्ट्रक्चर बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। सबसे पहला है फिलामेंट। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपका आता है फिलामेंट, फिर आपका हुक होता है, फिर आपकी बेसल बॉडी आती है। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में अगर इसको और देखें तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हम इस वक्त यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, किसमें, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, ये इसका फिलामेंट है और ये इसकी हुक है। ठीक है, दो चीज़ें, फिलामेंट हो गया, हुक हो गया, और एक तीसरी होती है बेसल बॉडी जो नीचे है। ठीक है,
तो फिलामेंट की बात करें, ये इनके डायमेंशंस हैं। हुक ये आपको रिप्रेजेंट किया गया हुक है, और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके पास दो टाइप के रिंग होते हैं, एक एस रिंग हुआ, एक एम रिंग। तो एस रिंग बेसिकली कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्मिक स्पेस है जो, ठीक है, उसके जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर ये एस रिंग होता है। और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के में जो है, जहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उस जगह जो रिंग है वो एम रिंग है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये रिंग बनाए गए ये क्या है, सबस्ट्रेट से अटैच्ड, मतलब कि बॉडी उनकी एक जगह फिक्स रहे, ठीक है, फ्लैजेला फिक्स रहे। तो एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये जो एसिरिंग और एमरिंग है, ठीक है। किस केस में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एसिरिंग और एमरिंग हुए। अगर आप देखें यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें बेसिकली चार तरीके के रिंग है, चार तरीके के रिंग इसमें ये हैं, पी रिंग, एस रिंग, एम रिंग और एल रिंग। सबसे ऊपर देखिए आप यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में, सबसे ऊपर यहाँ पे पी रिंग देखिए, पी रिंग है, सॉरी सबसे ऊपर आपका एल रिंग आएगा, ये आपका एल रिंग है यहाँ पर, एल रिंग, ये आपका एल रिंग है, ठीक है। एल रिंग, पी रिंग, फिर उसके बाद एस रिंग, फिर एम रिंग, चार टाइप के रिंग। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दो रिंग थे, एस रिंग और एम रिंग। तो एल रिंग है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लाइपोपॉलीसैकेराइड रीजन में जो रिंग है वो आपका एल रिंग आ गया। पी रिंग है आपका जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के पास है। एस रिंग वही जो आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में है। और एम रिंग है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर है। एस रिंग हुआ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर। तो बेसिकली फ़र्क यही हुआ कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें दो टाइप के एस और एम रिंग हुआ, और ग्राम नेगेटिव में होता है बेसिकली चार टाइप के रिंग। तो चार टाइप के रिंग किस लिए हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि आपको पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल बहुत थिक होती है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं ज़्यादा, ठीक है। ऑल्दो पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी होते हैं मगर वो बहुत कम होते हैं। मगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत थिक पेप्टिडोग्लाइकन है, तो उसको कम सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, फ्लैजेला की मूवमेंट के लिए, ठीक है, ताकि उस पर फ्लैजेला बना रहे। मगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको पता है कि पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम है, तो इसके लिए उसको दो रिंग चाहिए कम से कम, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। दो दो नहीं, सॉरी, चार रिंग चाहिए, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग, ठीक है। तो यही इसका मेन फंक्शन होता है। तो फिलामेंट की बात करें, जो आपका फिलामेंट है उसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है, वो उससे बना होता है, ठीक है। उसके बाद हुक हुक पोर्शन होता है, वो भी थोड़े बहुत प्रोटीन से बना होता है। उसका बाद बेसल बॉडी है, जो बेसल बॉडी है उन्हीं में सारे रिंग होते हैं, ठीक है। जिस तरह मान लो ग्राम पॉजिटिव में बेसल बॉडी में एस और एम रिंग हुए, और ग्राम नेगेटिव में बेसल बॉडी के अंदर एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग हुए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि इनकी डिटेक्शन कैसे की जाती है। किसी भी मान लो अगर बैक्टीरिया आपको पता लगाना हो कि भी इसमें फ्लैजेला है या नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लेंगे हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। और कल्चर मीडियम पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सेमी सॉलिड मीडिया है, ठीक है। तो सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर हम कोई बैक्टीरिया डाल देंगे तो उसकी मूवमेंट उसमें दिख जाएगी हमारे को, एक जगह से दूसरी जगह। सेमी सॉलिड हमारे पास मीडिया है तो उसमें पता लग जाएगा, मूवमेंट देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, उसके बाद उससे भी पता लग सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद स्टेनिंग है, हम उस पर स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप की स्टेनिंग्स होती हैं, ठीक है। फक्शियंस डाई है, ठीक है, फक्शियन डाई बेसिकली यूज़ करते हैं हम स्टेनिंग के लिए। और एक एंटीबॉडी स्टेन्स होते हैं। एंटीबॉडी स्टेन्स में भी हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट डाई होती है, ठीक है, उस पर हम एंटीबॉडी पे फ्लोरोसेंट डाई लगा देते हैं, ठीक है। और उससे हम बेसिकली क्या है, अंडर द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप डिटेक्ट कर लेंगे फ्लैजेलिन को, ठीक है, जो कि प्रोटीन है। तो इसमें यही है आपका। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा आपके सामने पिलाई क्या होते हैं। पिलाई और फिमरे दो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये है पिलाई आपका जो बड़ा वाला है, और ये फिमरे है जो छोटा है, ठीक है। तो पिलाई की बात करें तो सबसे पहले तो ये फिमरी से छोटा होगा, ठीक है। नहीं, सॉरी, पिलाई की बात करें तो सबसे पहली बात ये फिमरे से बड़ा होगा। फिमरे छोटे होते हैं और पिलाई बड़ा होता है। तो उनके बेसिकली पिलाई के दो फंक्शन क्या हुए,
सबसे पहला फंक्शन है वो जीन ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं और दूसरा अटैचमेंट के लिए, ठीक है। तो जीन ट्रांसफ़र कैसे, आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से शायद पढ़ा भी होगा +1 +2 में, कि जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर देते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई, ठीक है। उसको एफ पाइलस बोलते हैं, एफ फैक्टर भी बोला जाता है, एफ पाइलस, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ पाइलस के बारे में लिखा होगा यहाँ पे। तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिकली एक्सचेंज ऑफ डीएनए, ठीक है। और आपका दूसरी चीज़ जो है इसमें वो है फिम्बरी के बारे में। तो ये छोटे जो वाले फिम्बरी हैं इनका काम बेसिकली क्या होता है, इनका काम बेसिकली क्या होता है कि आप ये सबस्ट्रेट से जो आपका सरफेस है वहाँ पे अपनी होल्ड अच्छी तरह बना के रखते हैं, ठीक है, जिसको बोलेंगे पकड़ने के लिए। सबस्ट्रेट है वो कोई भी सरफेस होगा उसको पकड़ने के लिए ये मददगार है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करेंगे, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट जो कोट हुआ, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ये इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स ये बेसिकली एक तरीके का शुगर कोट है, ठीक है। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, सेल वॉल से टाइटली अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं हम कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल बोलते हैं उस टर्म को। अगर ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल से लूजली अटैच्ड है तो उस टर्म को बोलेंगे हम स्लाइम, SLIME, स्लाइम, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइम बोलते हैं उसको, ये देखिए यहाँ पे स्लाइम है, ये स्लाइम, ठीक है। तो उसी तरीके से थिकनेस पे माइक्रो कैप्सूल और माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं, एक माइक्रो कैप्सूल्स हैं और मैक्रो कैप्सूल्स। तो माइक्रो कैप्सूल का क्या मतलब हुआ कि अगर थिन अटैचमेंट है तो माइक्रो कैप्सूल, और कैप्सूल किसको बोलेंगे अगर थिक अटैचमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये आपका दोबारा कंपोजिशन की बात करेंगे कि भैया ये कैप्सूल बने किस चीज़ के होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो 98% कैप्सूल्स हैं वो 98% कंपोजिशन है वो वाटर की बनी होती है, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें रहता है आपका पॉलीसेकेराइड, ठीक है। बहुत दोनों टाइप के पॉलीसेकेराइड होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैसिलस एंथ्रेसिस की बात करूं तो उसका जो कैप्सूल है वो किससे बना होता है, गामा ग्लूटामाइल पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या है बेसिकली कैप्सूल्स का, ठीक है। कैप्सूल का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, मतलब कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आएगी, ड्राइस्ट मोइस्ट ड्राई कंडीशन है, ठीक है, उस ड्राई कंडीशन से बचने के लिए वो कैप्सूल अपने आसपास बना के रखते हैं क्योंकि नेचुरली प्रेजेंट है इनमें, ठीक है। तो कैप्सूल इनको हेल्प करते हैं क्योंकि उनको भी थोड़ा सा मॉइस्चर तो चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए, तो ताकि बाहर का मॉइस्चर, अंदर का मॉइस्चर बाहर ना जा सके, ठीक है, एनवायरमेंट में, इसलिए कैप्सूल जरूरी है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरियोफाज, ठीक है। अब बैक्टीरियोफाज कौन से होते हैं, वायरसेस विच किल द बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफाजिस। तो ये जो आपका कैप्सूल है बेसिकली जिसको ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं, अगर फर्मली अटैच्ड है सेल वॉल से तो ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरियोफाज। और एंटी फैगोसाइटिक फैक्टर भी होता है बेसिकली इनके पास, ठीक है। फैगोसाइटोसिस एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें सेल एनगल्फ हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, फैगोसाइट्स के द्वारा, ठीक है। मगर ये क्या है, फैगोसाइट्स जो होते हैं वो एनगल्फ नहीं कर पाएंगे, किसके कारण, इसमें कैप्सूल के कारण, अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल हुआ, ठीक है। तो फैगोसाइट्स क्या है, हम बेसिकली ये भी एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी में होते हैं इस तरह आरबीसी डब्ल्यूबीसी फैगोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो मैक्रोफाजिज हैं बेसिकली, ठीक है, मैक्रोफाजिज भी उनको एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बचाता है जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेसिकली, ठीक है, इनको। दूसरा है इट प्रमोट द स्टेबिलिटी बाय प्रिवेंटिंग सेल एग्रीगेशन, सेल्फ फॉर्मेशन, मतलब एक जगह एग्रीगेट नहीं होने देगा, लंप नहीं बनेंगे एक जगह, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ कैप्सूल क्या है, डिटेक्शन ऑफ कैप्सूल के बेसिकली बहुत दो तरीके मेनली हैं। तो उनमें से एक टेक्निक है आपका हिस मेथड, ये है, एक है आपका हिस मेथड, यहाँ पे मेंशन है, और एक का क्वेलेलंग्स मेथड, क्वेलेंग्स रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई हो जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में।
सेल वॉल, अब आपको पता है बेसिकली बैक्टीरिया भी दो काइंड के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपको सबको पता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास थिक पेप्टोग्लाइकन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास थिन पेप्टिडोग्लाइकन है। उनके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास मोस्टली सारा लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। आप यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से फ़र्क क्या क्या है इसमें। अब आपने पढ़ा होगा आर्किया, मैंने आपको पहले बताया था कि आर्किया के पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती। उसी तरह माइकोप्लाज्मा भी होता है, ये भी बैक्टीरिया है बेसिकली, इनके पास भी कोई बाहर की आउटलाइन सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो एक्सेप्शंस कौन कौन से आपके पास, आर्किया और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को बेसिकली कई बार पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है, प्लोरो निमोनिया टाइप लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो इसके बारे में आपने देख लिया होगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिए यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर। अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो सबसे पहले लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के बीच में साइटोसोलिक मेम्ब्रेन हुई, ठीक है, साइटोसोलिक मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो थिक रीजन है ये वाला, ये हुआ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, लाइपोटेकोइक एसिड और ये टेकोइक एसिड। ये यहाँ पे जो ये है ऐसे करके, ये टेकोइक एसिड है, ये है वॉल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो टेकोइक एसिड है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है पैथोजेनेसिटी के लिए, ठीक है। और अगर मैं लाइपोटेकोइक एसिड की बात करूं तो ये देखिए, ये पूरा यहाँ से कनेक्ट है यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड में, ठीक है, यहाँ तक गया है साइटोसोलिक मेम्ब्रेन तक, तब इसका नाम लाइपोटेकोइक एसिड है। और दूसरा है टेकोइक एसिड। अब ये टेकोइक एसिड क्या, आप देखिए सिर्फ यहीं तक है, ये पेप्टिडोग्लाइकन तक ही है, उससे आगे नहीं गया है। तो इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि ये सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन तक ही है, तो इसका नाम है टेकोइक एसिड। लाइपोटेकोइक एसिड मतलब लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन तक चला गया, इसका नाम है लाइपोटेकोइक एसिड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पेप्टिडोग्लाइकन की कंपोजिशन होती क्या है। पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है नैग और एक होता है नैम। नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और नैम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण, ठीक है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण। यहाँ पे ये देखिए, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे पूरी लिंकेज किस तरीके से नहीं है। उसके बाद अब ये जो नैग नैम है बेसिकली इनके साथ जुड़े होते हैं 4 अमाइनो एसिड जो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, डी एलानिन, एल एलानिन, डी एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड और उसके बाद डाई अमीनो पाइलेमिक एसिड, डीपीए बोलते हैं इसको, ठीक है। ये उनके साथ 4 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, आगे अच्छे से एक्सप्लेन आपको इस स्लाइड में होगा। तो ये देखिए, आपने प्रीवियस स्लाइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने ये देखा होगा कि मैश लाइक स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे पूरा। ये देखिए पेप्टिडोग्लाइकन का ये पूरा मैश लाइक स्ट्रक्चर बना है ना पूरा। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छी तरीके से देखिए, इस तरह नैग नैम इस तरह करके जुड़े हुए हैं। देखिए नैग नैम, नैम नैग, नैम नैग, नैम नैग, नैम नैग, ऐसे करके ये जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। अभी आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये वाली लिंकेज हुई बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और एक नैम दूसरे नैम से जुड़ा हुआ है, वो किससे, पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था ना कि भी इनके साथ अमाइनो एसिड रेजिड्यू जुड़े हुए हैं नैम के साथ। देखिए एलानिन, ग्लूटामिन, डायमिनोपैलेमिक एसिड, एलानिन, एलानिन, ये सारे इन पे अमीनो एसिड रेसिड्यू जुड़े होते हैं और इनकी लिंकेज ऐसे जुड़ी होती है, एक नैम दूसरे नैम से ऐसे जुड़ा होता है। ये नैम है, ये नैम है, तो एक नैम दूसरे नैम से ये पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ा होता है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे। तो ये पूरा मैश लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके ये पूरा पूरे में मिलेगा आपको,
तब ये पूरा मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये है इसका अरेंजमेंट कि किस तरीके से बना होता है ये। उसके बाद बात करते हैं हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। अब आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये ग्राम पॉजिटिव था और ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। और उसको अगर अच्छे से और देखना है तो ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे। लिपिड ए, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है आपके पास लाइपोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। मैंने आपको बताया था कि भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत कम पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ये देखिए पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम है। ये भी लाइपोपॉलीसैकेराइड है, ये भी लाइपोपॉलीसैकेराइड है। ऊपर और नीचे दोनों लाइपोपॉलीसैकेराइड है और बीच में पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो उसके पास ओ पॉलीसैकेराइड है, ओ पॉलीसैकेराइड और कोर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जो लिपिड ए कंपोनेंट है ये इसका पैथोजेनिक पोर्शन है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम बेसिकली जो पैथोजेनेसिस कोर्स करता है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पैथोजेनिक कौन से होते हैं, मेनली जो डिजीज करते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसके कारण होते हैं पैथोजेनेसिटी? लिपिड ए, जो कि डिवाइडेड है 2 हिस्सों में। कौन कौन से? पॉलीसैकेराइड, ओ पॉलीसैकेराइड और कोर पॉलीसैकेराइड, ठीक है, इसके कारण। उसके बाद आप ये देखिए प्रोटीन। प्रोटीन चैनल्स बेसिकली किसके लिए होते हैं? कोई भी अमाइनो एसिड आना हो या फिर कोई भी छोटा मॉलिक्यूल इसके अंदर आना हो तो ये इसके थ्रू आता है, प्रोटीन चैनल में से पास होके बैक्टीरिया के अंदर तक चला जाता है, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, आप यहाँ देखिए दो मेम्ब्रेन के बीच में ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है। मगर ऐसा पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है कोई भी ऐसा पेरीप्लाज्मिक स्पेस, मगर इधर है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं इनमें कुछ, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और आउटर जो मेनली जो डिवाइड किया गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ऐसे किया गया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। मगर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में उनमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें सीधा पेप्टिडोग्लाइकन है। मगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है? दे हैविंग आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका थोड़ा इनके बारे में इंफॉर्मेशंस हैं कि एलपीएस क्या है, ठीक है, ये क्या कैरी करता है, ठीक है। एलपीएस में बेसिकली क्या है? एंडोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है पैथोजेनेसिटी के लिए, ठीक है। ये देखिए एंडोटॉक्सिन्स है। फिर प्रोटीन्स के बारे में तो प्रोटीन्स भी होते हैं, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन है, मगर पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में सिर्फ पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद एक और तरीके के बैक्टीरिया हैं, उनको बोलते हैं एसिड फास्ट सेल वॉल, ठीक है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। ये आपने देखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आपको पता है। ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ देखिए लाइपोटोकाइक एसिड, ठीक है, टेकोइक एसिड लाइपोप्रोटीन हो गए, ये इसकी पेप्टिडोग्लाइकन है। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ देखिए लाइपोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है। ये आपका आउटर है, ये इनर है मेम्ब्रेन, ठीक है। ये थोड़ा सा पेप्टिडोग्लाइकन है। मगर अगर हम बात करें एसिड फास्ट बैक्टीरिया किनको बोलते हैं? एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हुए बेसिकली जिनके पास मैक्सिमम माइकोलिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे पेप्टिड ग्लाइकन नहीं है, यहाँ पे क्या है? माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड है ऑल, और क्या है? लिपिड एराबिनोमैनन, LAM बोलते हैं, और गैलेक्टन्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी खासियत है। इनको एसिड फास्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनकी स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग करते वक्त हम एक डीकलराइजिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है। वो डीकलराइजिंग एजेंट बेसिकली जब जाता है तो बाहर नहीं आ पाता, डीकलराइज नहीं हो पाता। हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे सारा स्टेनिंग के बारे में, टेक्निक्स का, कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग क्या है, एसिड फास्ट स्टेनिंग के अलग अलग टाइप की स्टेनिंग। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना याद करिए कि एसिड फास्ट इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डीकलराइजिंग एजेंट डलता है स्टेनिंग के बाद वो बाहर पूरा साफ नहीं कर पाता, बाहर नहीं जा पाता, ठीक है। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि थिक कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट,
इन दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया, और इसका एग्जांपल है माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद ये आपका सारा मैंने आपको बताया, देखो इसमें पूरा बताया हुआ कि भी एसिड फास्ट इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, और और बेसिकली एक स्पेशल टाइप की स्टेनिंग की जाती है। अगर इसमें ग्राम स्टेनिंग नहीं होगी तो इसमें एक तरीके की स्टेनिंग की जाती है, उसको कार्बल फक्शन स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, उसमें एक अलग अलग तरीके की स्टेनिंग चलती है, उसको कार्बल फक्शन स्टेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसमें सिंपल स्टेनिंग नहीं हो पाएगी जिस तरह हम ग्राम स्टेनिंग में करते हैं, जो डिफरेंशिएट करती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया। उसके बाद हम सेल वॉल के बारे में हमने जाना सब कुछ, तो उसके फंक्शन भी पता होने चाहिए कि सेल वॉल किस लिए, क्या फंक्शन है। सबसे पहली बात शेप के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, टॉक्सिक सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करती है, पैथोजेनेसिटी के लिए। ठीक है, उसके सेल वॉल पे ही तो सब कुछ पैथोजन के सारे लिपोइक एसिड वगैरह हैं। ठीक है, टेकोइक एसिड है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और सारी ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल को, तो आपके सामने है, ये देखिए थिकनेस इनके सामने दी हुई, ग्राम पॉजिटिव की ज़्यादा थिकनेस है, ग्राम नेगेटिव की कम है। पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट बेसिकली इसमें ज़्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव में। टेकोइक एसिड क्या है, एब्सेंट है ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में होता है। ग्राम नेगेटिव में क्या है, लिपिड ए रहता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड के बेसिकली प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। ठीक है, तो लिपिड्स बहुत कम होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, मगर लिपिड सबसे ज़्यादा लाइप एलपीएस तभी बोलते हैं ना, वो ज़्यादा है ग्राम नेगेटिव में। सेल वॉल सिंपल रहती है ग्राम पॉजिटिव में, मगर सेल वॉल आपकी कम्प्लेक्स रहती है ग्राम नेगेटिव में। क्यों, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये ग्राम नेगेटिव में है। ठीक है, और जो ग्राम पॉजिटिव है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकता है, मगर ग्राम नेगेटिव इतनी जल्दी नहीं होता। क्यों, लिपिड ए के कारण। ठीक है, एंटीरोटॉक्सिन्स वगैरह जो बनते हैं उसी के कारण। और उसके बाद बड़े सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, आपको सबको बताया था मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें अगर हम, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जनरल स्ट्रक्चर आपको देखो, ये ग्राम पॉजिटिव का है, ये ग्राम नेगेटिव का। ग्राम पॉजिटिव का आपको पता है कि ये देखो थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन है, उसके बाद लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। मगर यहाँ देखिए कि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों के पास क्या है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव के केस में, और थोड़ा सा पेप्टिडोग्लाइकन है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इसमें, जो कि किससे कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। कार्बोहाइड्रेट चेन है, हाइड्रोफोबिक हेड है इनके पास। जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है बेसिकली, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया था। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहता है कि इनके पास एक हाइड्रोफोबिक टेल हुई और हाइड्रोफिलिक हेड हुआ, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड हुआ। और ये आपके देखिए इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, इनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं बैक्टीरिया के अंदर। अभी हमने पूरा बाहर का पढ़ा था कि क्या क्या है बाहर का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, तो अब हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखिए, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को अच्छे तरीके से कि भाई इसके अंदर अंदर वाले हिस्से में कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें राइबोसोम दिख रहे होंगे, न्यूक्लियोइड दिख रहा होगा, मीजोजोम्स दिख रहे होंगे, प्लाज्मिड दिख रहा होगा, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोइड दिख रहा होगा। तो ये सारे अंदर के स्ट्रक्चर हैं, धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ते हैं। मीजोजोम्स के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो मीजोजोम ये वाला हिस्सा है, ये जो अंदर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये फोल्ड हुआ हुआ जो इनर फोल्डिंग हुई हुई सेल के अंदर, ये वाला हिस्सा, इसको मीजोजोम बोलते हैं। अच्छा, मीजोजोम का काम है क्या? मीजोजोम डिसाइड करता है, जब भी सेल डिवीजन होगी ना, तो सेल डिवीजन होने के बाद ये डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा हिस्सा किस तरीके से किसको बंटेगा। ठीक है, सेल वॉल बनाता है जो हिस्सा, वो बेसिकली कौन बनाता है, मीजोजोम्स। ठीक है, और इसको हम एक तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम का ही करना है। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम करेंगे, और द यूनिट जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं राइबोसोम्स को, ठीक है,
वो है एस के नाम से, ये देखिए एस, सेवर्ट्सबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। देर आर 70 एस इन बैक्टीरिया, जो राइबोसोम यूनिट है बैक्टीरिया में उसको 70 एस बोलते हैं, ठीक है। और ये भी दो हिस्सों में टूटी गई है राइबोसोम यूनिट 70 एस, एक होता है 50 एस, एक होता है 30 एस, ठीक है, दो हिस्सों में। तो सेवर्टबर्ग यूनिट बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, एक ये यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल कितनी तेजी से सेडिमेंट हो रहा है, बैठ रहा है जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेवर्ट्सबर्ग यूनिट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये इसके लिए ये राइबोसोम की यूनिट होती है। कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम्स आर आरएनए कंटेनिंग बॉडीज, ठीक है। उसके बाद आपको फंक्शन पता है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है सेल इंक्लूजन्स, ठीक है। सेल इंक्लूजन्स कौन से होते हैं, रिजर्व्ड कंपोनेंट होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली, ठीक है। दे आर द रिजर्व कंपोनेंट जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में हेल्प करते हैं। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल इंक्लूजन्स कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। उसके बाद न्यूक्लियोइड, ये आपको मैंने शुरू में बता रखा था कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है क्रोमोसोम के पास जो जेनेटिक मटेरियल है तो उस हिस्से को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये आपका डिफाइंड नहीं है, ये आपकी जो मेम्ब्रेन है इसको भी छू सकता है, ठीक है। सर्कुलर होता है बेसिकली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहीं कहीं पे छू भी सकता है ये, ठीक है। और इसका फंक्शन आपको पता है कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है और उसका फंक्शन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन क्या है बेसिकली, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड की, ठीक है, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है प्लाज्मिड। दूसरा है वायरुलेंस फैक्टर भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये बहुत सारे आपके जो एंटीरोटॉक्सिन फैक्टर्स होते हैं उनको कोड करता है और कंजुगेशन में भी हेल्प करता है आपका प्लाज्मिड, ठीक है, कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को जोड़ना विद हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। तो नेक्स्ट आपका आएगा एंडोस्पोर के बारे में, ठीक है। तो एंडोस्पोर है क्या बेसिकली, अगर बात करें हम, एंडोस्पोर एक यूनिट बोलेंगे या फिर एक कंडीशन है, ठीक है, एक कंडीशन है बेसिकली एंडोस्पोर। जब बैक्टीरिया को लग रहा है कि मेरे को अपनी जो कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, वो मेरे को नहीं मिल रही है, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया को, तो वो बेसिकली क्या है, वो एक एक एंडोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पे देखिए ये एंडोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, अपने अंदर बैक्टीरिया। तो ये भी बेसिकली एक कंपोनेंट है बैक्टीरिया का, और ये एक फुल बॉडी में जनरेट हो सकता है, ये फुल बैक्टीरिया बन सकता है, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है, मान लीजिए इस वक्त बाहर सर्दी है, तो मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, अच्छे गर्म कपड़े डाल लूं, ठीक है। तो ये मेरे लिए कंडीशन है कि मैं बाहर ना जाऊं। उसी तरीके से बैक्टीरिया के पास भी जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो एंडोस्पोर में बना रहेगा। तो एक तरीके की कोटिंग है। यहाँ देखिए आपके पास, इसके पास क्या है बेसिकली, एक इनर कोर रीजन है, इनर कोर रीजन, ये इसको प्रोटोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इनर कोर के बाद जो सेकंड पोर्शन होता है वो है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन के बाद जो आता है आपका इनर कोट, ये वाला हिस्सा, और सबसे लास्ट होता है आउटर कोट, ठीक है। ये इसको डिवाइड किया गया है एंडोस्पोर को। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि जो आउटर कोट और इनर कोट के बीच में जो जगह है, ये इसमें क्या होता है, इसमें डीपी कोलेनिक एसिड और कैल्शियम होते हैं, ठीक है। ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है, इनर कोट और आउटर कोट के बीच में कंपोजिशन है डीपी कोलेनिक एसिड। तो ये मेनली इससे बना होता है, यही इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। ये हीट शॉक जो आपके कंडीशंस होते हैं उसमें तक सर्वाइव कर जाता है, बहुत टेम्परेचर में या फिर बहुत कम टेम्परेचर में, लो कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाता है। तभी तो बोलते हैं कि स्पोर्स वाले बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और मैक्सिमम ग्राम पॉजिटिव में होते हैं जो स्पोर्स है डेवलप, ऑल्दो ग्राम नेगेटिव में भी होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में था ये एंडोस्पोर के बारे में। इनमें बेसिकली क्या है, टीआरएनए होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, कुछ कुछ पार्ट है, ठीक है, किसके अंदर, प्रोटोप्लास्ट जो उसका मेन कोर रीजन है।
तो इसके बारे में यही था। एक एग्जांपल इन्होंने बेसिलस सीरस का बताया गया है स्लाइड में। डीपी कोलिनिक एसिड होता है इसमें, ठीक है। और द स्पोर कोट प्रोटीन्स कंटेन अबंडेंस ऑफ सिस्टीन एंड हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई है कि भी हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए खुद को बैक्टीरिया अपने अंदर स्पोर्स बनाए रखता है, उनको एंडोस्पोर्स कहते हैं। उसके बाद में एक टर्म आती है वेजिटेटिव सेल और एंडोस्पोर। अच्छा, वेजिटेटिव सेल हैं क्या? बिफोर एंडोस्पोर कंडीशन, ठीक है, जिस कंडीशन में मैं फेवरेबल हूँ, ठीक है, और एक कंडीशन हुई अनफेवरेबल कंडीशन। अगर कोई बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में है तो उस स्टेज को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। जब उसके कंडीशन पूरे फेवरेबल में है कि हाँ एस्टेब्लिशमेंट कंडीशन में है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर कोई भी एक्टिविटी दिखा रहा है, तो वो स्टेज है वेजिटेटिव सेल। जब वो कोई स्टेज, जब कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, जब अपना प्रेजेंस नहीं दे रहा है, वो छुप के बैठा है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन का इंतजार कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एंडोस्पोर्स। वो कंडीशन में एंडोस्पोर, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं वेजिटेटिव सेल की। इट इज़ रेडिली स्टेन्ड बाय ऑर्डिनरी स्टेन्स, यूजुअली स्टेन्स ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंपल स्टेनिंग यूज होती है। इट डज नॉट, अब एंडोस्पोर की बात करें, इट डज नॉट रेडिली स्टेन्ड बाय ऑर्डिनरी स्टेन, ठीक है। एंडोस्पोर स्टेनिंग अलग से स्टेनिंग होती है, ठीक है, तो गिम्सा स्टेनिंग भी बोलते हैं उसको, वो अलग से स्टेनिंग होती है एंडोस्पोर में, ठीक है। और एक सेकंड पॉइंट है सेंसिटिव टू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट सच एज हीटिंग, रेडिएशन, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक। मैंने आपको बताया था ना, अभी वेजिटेटिव सेल जब फेवरेबल कंडीशन में है, सब कुछ एक्टिविटी करने के कंडीशन में है, तो वो सिंपल सी बात है कि इन सब चीज़ों से इफेक्टेड हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट, रेडिएशन या कोई केमिकल या फिर कोई एंटीबायोटिक। मगर जैसे ही वो एंडोस्पोर स्टेज में गया, तब इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, डिसइंफेक्टेंट हो गए, एंटीबायोटिक, रेडिएशंस या हीट, ठीक है। तभी तो एंडोस्पोर बहुत ज़रूरी चीज़ है बैक्टीरिया के लिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। एक और फ़र्क क्या है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ये दे कंटेन लो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, कैल्शियम आयन एंड डीपिकोलिनिक एसिड प्रेजेंट इसमें एब्सेंट होते हैं। सबसे पहली बात तो लो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है, और जो कैल्शियम और डीपिकोलिनिक एसिड है ये तो बिल्कुल एब्सेंट होता है इनमें, ठीक है। मगर बात करें अगर एंडोस्पोर की, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट कंटेन हाई सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है, हाई सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, और साथ साथ क्या है, कैल्शियम आयन और डीपिकोलिनिक एसिड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एंडोस्पोर में एक ही चीज़ आपसे पूछी जाएगी वन वर्ड में कि ये किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। आउटर कोट और इनर कोट के बीच में क्या है, इसमें कैल्शियम आयंस और डीपिकोलिनिक एसिड। मगर वेजिटेटिव सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। वेजिटेटिव सेल को बेसिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल बोलते हैं, ठीक है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं। और जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल इंक्लूजन्स के बारे में बात करते हैं हम कि सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, मैग्नेटोसोम्स, ठीक है, छोटे छोटे कुछ कुछ पोर्शंस होते हैं, कार्बोक्सिसोम्स, गैस वैक्यूल्स। तो इनके बारे में बताया गया है कि इसका कारण, इनका काम क्या है और इनकी कंपोजिशन क्या है। मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स की अगर बात करें हम, तो ये पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, और क्या है, रिजर्व सोर्स ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। लिपिड ग्रैन्यूल्स हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी बुटारेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ये किसका है, रिजर्व सोर्स लिपिड का है। कार्बोक्सिसोम्स की बात करें, ये कंपोजिशन क्या है इनकी, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो बैक्टीरिया शो करते हैं, जिस तरह मान लो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हो गए। उसके बाद गैस वैक्यूल्स हैं CO2 H2S के लिए, ठीक है, ये क्या हेल्प करते हैं, गैस वैक्यूल्स, इट मेंटेन द बायोंसी टू गेट ऑक्सीजन, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटोसोम है, इसका काम क्या है, ये इसकी कंपोजिशन क्या है, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, और इट डायरेक्ट द सेल टू प्रॉपर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग सेल इंक्लूजन्स हैं और इनके फंक्शंस हैं। तो इसी के साथ आज का आपका टॉपिक फिनिश हो गया, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स।